हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 11 ज्योग्राफी और सी टेट, यूपी टेट और बहुत सारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। यानी गंगा नदी से जुड़ी समस्त जानकारियों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें। गंगा नदी से संबंधित एक भी प्रश्न आपका फंसने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और कितने राज्यों से होकर के और कहाँ पे जाकर के गिरता है। तो आइए हम एक मैप के सहारे इसे समझने का प्रयास करते हैं। पुनः इसे हम हटा करके आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये उत्तराखंड से ब्लैक वाला का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लगेगा। ये उत्तराखंड से ये गंगा नदी निकलती है और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होते हुए आपका ये बिहार और बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल, ये बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी आपने देखा कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न आता है कि उत्तराखंड कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो दो देशों से, एक बांग्लादेश अलग देश है, एक भारत एक अलग देश है। तो भारत और बांग्ला 2 देशों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। आइए मैप में मैं यमुना नदी की बात कर लेता हूं कि यमुना नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यमुना नदी भी आपके उत्तराखंड से निकल करके आपके हरियाणा और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के साथ जाकर के आपको इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है, जहाँ पे प्रयाग कहते हैं, इलाहाबाद को संगम कहते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में हुआ है। तो ये मैप में हम देखें तो आपका यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश, बिहार 2 और दिल्ली 3 और ये 4 राज्यों से होकर के गुजरी है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली 3 और ये आपका 4। तो ऐसे अब आपको दिखते हैं कि गंगा से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को हम यहाँ पे कलेक्ट करके ले आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। इसलिए मैं इस मैप को यहाँ से हटा देना चाहूँगा और छोटी छोटी जानकारी आपको पहले लिख दूँ। तो गंगा नदी की उद्गम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गंगा नदी का जो उद्गम है, आपने देखा कि गंगा नदी का उद्गम है उत्तराखंड। अभी हम इसमें बहुत छोटी छोटी भी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी 2 देश, कितने देश? 2 देश, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश। ये भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है। हम कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी गिरती कहाँ है? तो गंगा नदी आपको हमने बताया कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। प्रश्न ये भी आता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरी है। तो गंगा नदी 5 राज्यों, जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और तीसरा आपने देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, उसके बाद ये झारखंड, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 और 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देश की बात करें तो ये 2 देशों से होकर के गुजरती है। एक प्रश्न और आता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है।
तो उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर गुजरती है। ये 28 जिलों से होकर। यहीं एक और बात करते हैं कि यमुना नदी की भी बात करते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो 19 जिलों से होकर के गुजरती है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको हम सोचे कि आपको बता दें। एक चीज़ और है, गंगा और यमुना नदी को, गंगा प्लस यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। जीवित मानव का दर्जा, जीवित मानव का दर्जा आता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं कि जीवित नदी का दर्जा किस नदी को दिया गया है, तो हम बताएंगे गंगा और यमुना नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। सन 2017 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने दिया था। कब दिया था? यानी 2017 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया था। तो और इसे भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा नदी को हम कह सकते हैं, गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो क्या बताएंगे? गंगा नदी है। भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, कब मिला था? ये 2008 में भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो हमने देखा कि गंगा नदी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां, थोड़ी सी और जानकारी हम देना चाहेंगे कि यहीं पे एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं कि उत्तराखंड में ये कितने किलोमीटर चलती है, तो 110 किलोमीटर चलती है। और यही बात आते हैं, कुछ हमारे पास आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चलने वाली जो नदी है, मतलब सबसे लंबी किस प्रदेश में है, लंबाई उसकी किस प्रदेश में है, तो 1450 किलोमीटर आपका उत्तर प्रदेश में। बिहार में वही 445 किलोमीटर है। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि गंगा नदी से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां। अब आपको हम मैप के सहारे गंगा नदी से निकाल करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे और कौन सी कितनी सहायक नदियां हैं। तो चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसे इरेज करके और पुनः आपको हम बनाएं। ले लिए होंगे और मैं मिटा देता हूं इसको। गंगा नदी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। वाइट बोर्ड पे पढ़ाने का काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब से मुझे अर्निंग नहीं है, जिससे कि मैं स्मार्ट बोर्ड ले सकूं। और मैं इच्छा है कि स्मार्ट बोर्ड भी ले लूं, जिससे पढ़ाने में कम समय और डिजिटल तरीके से बताया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। हम अलग अलग कलर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तर काशी में है। यह है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड से निकलती है। आइए हम लोग निकाल करके देखते हैं कि किस तरह से ये निकलती है। तो यहाँ से निकल करके और एक गोमुख जगह है, यहाँ पे हम बना देते हैं। ये गोमुख जगह है। ये गोमुख से आगे निकलते हुए ये आकर के यहाँ पे आती है और इसमें एक भिलांगना नदी निकलती है। यहाँ से निकल करके एक भिलांगना नदी आ रही है। इसको हम लिख देते हैं, इसको अलग कलर से कर दें तो शायद अच्छा होगा ज़्यादा।
ये है आपका भीलांगना नदी। भीलांगना नदी आकर के मिलती है, और जहाँ ये मिलती है भीलांगना नदी, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं गोविंद प्रयाग। इसको बोलते हैं गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग, इसको गोविंद प्रयाग बोलते हैं। और जिसको बोलते हैं, जब गोमुख से आगे जब निकलती है तो इसे बोलते हैं भागीरथी नदी। इसे बोलते हैं भागीरथी नदी। अब देव प्रयाग तक ये भागीरथी नदी को हम देखते हैं कि ये यहाँ तक मान लीजिए। अब आप आते हैं पुनः, बहुत सारी और नदियाँ मिल करके आ रही हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। ये ग्लेशियर है जो सतोपत ग्लेशियर है, हो सकता है ऊपर दिखाई ना दे, तो ये सतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड में ये भी है, ये उत्तराखंड में ही है। और एक मिलाप ग्लेशियर है, मिलाप ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में ही है। अब यहाँ पे कौन सी नदी निकलती है तो इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो विष्णु प्रयाग, ये कौन सी नदी है? ये विष्णु गंगा बोलते हैं, सॉरी, इसे हम बोलते हैं विष्णु गंगा नदी निकलती है। एक विष्णु गंगा नदी निकलती है, एक धौली गंगा। ये वाली जो नदी है, ये वाली जो नदी है, ये है आपकी धौली गंगा। और जहाँ पे इसकी मिलन हो रही है, जहाँ पे ये मिल रही है, यहाँ पे ये मिल रही है, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती है उसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये कौन सी जगह हो गई? ये है हो गई विष्णु प्रयाग, यह विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग के बाद जब ये नदी आती है, ये जब नदी आती है तो इस नदी को हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग से जब ये आकर के भागीरथी नदी में मिल रही है, और यहाँ पे इसका हम नाम लिख देते हैं, कहाँ पे मिल रही है? ये गोविंद प्रयाग मिली, और ये कहाँ पे मिल रही है? देव प्रयाग में। कौन सा प्रयाग है? तो ये देव प्रयाग है, देव प्रयाग में मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, और यहाँ से इस नदी को हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए अलकनंदा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी इसमें नदियाँ आकर के मिल रही हैं। तो इसमें एक नदी है आकर के मिल रही है जिसको हम बोलते हैं नंदकी नदी। नंदकी नदी, ये नंदकी नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा में, इसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग। देखिए यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि नंदकी नदी जहाँ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। और इसी में एक और नदी मिल रही है आकर के, यहाँ पे एक नदी मिल रही है जिसको हम पिंडार नदी कहते हैं, जिसको हम पिंडार नदी कहते हैं। और ये जहाँ पे मिलती है उसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग, इसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। यानी जहाँ पे यह पिंडार नदी आकर के मिल रही है अलकनंदा में, उसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और इसी में एक नदी और आके मिलती है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी नदी। इसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिल रही है इसको हम बोलेंगे रुद्र प्रयाग। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रुद्र प्रयाग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा और मिलाप ग्लेशियर से धौली गंगा यहाँ पे मिलती है विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से ये नदी अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। नंदकी नदी जहाँ पे अलकनंदा मिलती है उसे नंद प्रयाग, और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा में उसे कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है उसे रुद्र प्रयाग, और जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है उसे बोलते हैं हम देव प्रयाग। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा
हम देख लेते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल बसा हुआ है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ का नाम सुने होंगे आप। केदारनाथ, केदारनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ। ये अक्सर सीटेट टेट एग्जामिनेशन में पूछ देता है, पेट एग्जामिनेशन में पूछता है। तो छोटी छोटी जानकारी आप यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो जिससे आपकी बहुत सारी जानकारियाँ बन सकती हैं। अब देखते हैं कि एक बद्रीनाथ की भी बात आती है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बद्रीनाथ हम कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है। बद्रीनाथ हम लिख देते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के तट पे बसे हुए हैं? तो यह आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी। अब बात करते हैं कि ये देवप्रयाग के बाद अब गंगा नदी के स्वरूप में आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ाया जाए इसको कि कहाँ जा रही है, आगे बढ़ करके कहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में कैसे गिरती है। बहुत सारे कलर्स हो गए हमारे पास, इधर उधर हो जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ से मैं इसको एक अलग कलर से लेकर चलता हूँ और ये आपको हम बंगाल की खाड़ी में गिरा दिए। बंगाल की खाड़ी में हमने इसको गिरा दिया और देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के बाद इसमें कौन कौन सा जगह आता है। तो देखते हैं कि देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश आता है। कौन सा जगह है? यह ऋषिकेश है। यह कौन सा जगह है? यह ऋषिकेश जगह का नाम है। उसके बाद आपका आता है हरिद्वार। ऋषिकेश के बाद आता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाती है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश। ये हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड हो गया। अब आता है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका नाम है आपका बिजनौर। किस जिले में? बिजनौर में प्रवेश करती है। उसके बाद आता है आपका कन्नौज का नाम सुने होंगे। तो कन्नौज भी इसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ, जिसे कन्याकुब्ज के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद कन्नौज के बाद आ जाता है आपका कानपुर। इसके बाद आता है आपका कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो मेन सिटी आपकी जिसकी बात कर रहे हैं वो आ जाता है आपका इलाहाबाद। और उसके बाद आ जाता है आपका वाराणसी। वाराणसी और वाराणसी के बाद हमारा उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा समाप्त हो जाता है। आइए थोड़ा सा हम गोविंद प्रयाग के जगह पे जो मिलन हुआ है बिलांगना नदी और भागीरथी नदी का, जिसको हम बोलते हैं गोविंद प्रयाग। तो गोविंद प्रयाग पे ही एक बांध परियोजना बनाई गई है। यहाँ पे एक नदी बांध परियोजना है जिसका नाम सुने हैं आप लोग, टिहरी बांध परियोजना, जो उत्तराखंड में। किसमें है? ये उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना। ये अक्सर पूछता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो जहाँ पे भिलांगना नदी और भागीरथी नदी मिल रही है वहीं पे टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है। अब टिहरी बांध परियोजना को लेकर के एक पर्यावरण आंदोलन चला था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। जिसका नाम है आपका चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। और इसमें एक मुख्य वृक्ष था, खेजड़ी वृक्ष था जो राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में भी, राज्य वृक्ष के रूप में उसे जाना जाता है। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटा जाता था जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था और यहाँ के लोग पेड़ों को पकड़ कर के चिपक गए थे और उसी से इसे चिपको आंदोलन का एक स्वरूप दिया गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इसी गोविंद प्रयाग पे ही टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में है और इससे संबंधित चिपको आंदोलन सन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया, जो खेजड़ी वृक्ष को लेकर के इसमें काफ़ी विवाद हुआ था और राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब हम प्रवेश करते हैं बिहार में। तो बिहार में सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। तो बक्सर में हम पहुँच रहे हैं और बक्सर के बाद हम देखते हैं, ये आप पहुँचिए, बक्सर है। बक्सर एक जगह है
जो बिहार में पाया जाता है। और बक्सर के बाद आप देखेंगे कि पटना है, कटिहार है। बात कर लेते हैं बक्सर के बाद पटना, कटिहार, उसके बाद आपका है भागलपुर। भागलपुर का भी हम जिक्र करेंगे। जो भागलपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है पटना के बाद। सॉरी, ये है भागलपुर, भागलपुर। और उसके बाद आएगा आपका कटिहार, उसके बाद आएगा कटिहार। और इसके बाद हमारा जो सीमा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बक्सर का भी नाम सुने हैं, पटना का भी नाम सुने हैं, कटिहार का भी नाम सुने हैं। और कटिहार और भागलपुर से संबंधित हम बात करते हैं। भागलपुर में ही एक वन्य अभ्यारण्य केंद्र बनाया गया, विक्रमशिला वन्य अभ्यारण्य केंद्र है भागलपुर। यानी भागलपुर कहाँ पे है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और विक्रमशिला अभ्यारण्य यह बनाया गया है, जहाँ पे यहाँ पे जो राष्ट्रीय जल जीव है गंगे डॉल्फिन, ये विक्रमशिला अभ्यारण्य केंद्र में ही राष्ट्रीय जल जीव जिसे बोलते हैं गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन अगर आता है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत का यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसको गंगे डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और ये जन्म से अंधा होती हैं। क्या होती हैं ये? जन्म से अंधा होती हैं, सब होती हैं। और ये स्वच्छ पानी में ही रहती हैं। गंगे डॉल्फिन कहाँ पे रहती है? स्वच्छ पानी में ही रहती हैं। और स्वच्छ पानी जब तक बना रहेगा तब तक ये जिंदा रहेंगे, और जैसे ही अगर गंदा पानी होगा तो ये मरने लगेंगे। यानी यह प्रमाण है कि गंगा नदी स्वच्छ है। यानी अगर ये जिंदा है तो माना जाएगा गंगा नदी स्वच्छ है। अगर इनकी संख्या में कमी हो रही है तो ये माना जाएगा कि गंगा नदी अब दूषित हो रही है। जो बिहार के भागलपुर जिले में यह विक्रमशिला अभ्यारण्य केंद्र है, जहाँ पे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, जिसे जन्म से ही ये अंधा होती है। इन्हें आँख नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये उसमें स्वच्छ पानी में ये जीवित रहती हैं। स्वच्छ पानी अगर नहीं है तो माना जाएगा कि यह मतलब गंगा नदी दूषित हो रहा है। तो इस तरह से हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा अपने कैमरे को मैं घुमाता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा इधर न पकड़े, तो आप देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम चल रहे हैं। अब इसके बाद बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या स्थितियां हैं, तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात, पश्चिम बंगाल में ही एक भितरिका का, इस गंगा नदी एक भितरिका नदी निकल गया, और इसी भितरिका में एक आता है दामोदर नदी। नाम सुने होंगे दामोदर नदी। तो हम चाहें इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस मिल जाएगा और इसको समझाने के लिए, और स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी है, और ये भितरिका के रूप में है, जिसे हम हुगली नदी के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम हुगली नदी के ही नाम से जानते हैं। और हुगली नदी के ही तट पर एक शहर है आपका कलकत्ता। कलकत्ता हुगली नदी के ही तट पर बसा हुआ है, आप जानते हैं। और दामोदर नदी पे एक बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी पे ही एक दामोदर घाटी नदी, यानी हम कह सकते हैं दामोदर नदी परियोजना का निर्माण कहाँ पे हुआ है? ये दामोदर नदी घाटी पे ही हुआ है। ये 1948 में, यानी हम कह सकते हैं 1948 में ये स्वतंत्र भारत का
पहला नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी परियोजना। और ये जो दामोदर नदी है आपका, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता, हम कह सकते हैं ये झारखंड के छोटा नागपुर से यह कौन सा, ये आपका दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से ये निकलता है। और हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का शोक, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक, यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो किस नदी को बोलते हैं, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। और ये दामोदर नदी परियोजना 1948 में स्वतंत्र भारत का पहली परियोजना है। और ये किस दामोदर नदी पे बनाया गया है। ये दामोदर नदी जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है और यह भी तरीका जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे जहाँ से हुगली नदी निकली है, यहाँ पे भी एक हम बात करते हैं, यहाँ भी एक परियोजना है। इस परियोजना का भी थोड़ा सा हम नाम ले लेते हैं, फरक्का परियोजना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हुगली नदी निकल रही है वहीं पे फरक्का परियोजना का एक निर्माण किया गया है। इसी हुगली नदी और जहाँ पे गंगा नदी से हुगली नदी कट रही है वहीं पे फरक्का नदी परियोजना का निर्माण किया गया। थोड़ा सा हम अब गंगा नदी के तट पे आते हैं, फिर उसके बाद हम सुंदरबन डेल्टा की बात करेंगे और यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उसकी बात करते हैं। तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी की बात करते हैं कि यमुना नदी कहाँ से कैसे निकल करके कहाँ पे जाती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा यमुना नदी को भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो यमुना नदी को निकाल दिया हम, और यमुना नदी निकल करके जा रही है, मिलती कहाँ पे है, संगम कहाँ होता है भाई, इलाहाबाद में। यमुना नदी का संगम कहाँ होता है, तो इलाहाबाद में होता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये भी बंदरपूछ एक जगह है उत्तर काशी में, उत्तराखंड के। तो हम कह सकते हैं कि यमुनोत्री जगह है, एक यमुनोत्री स्थान है, बंदरपूछ उत्तर काशी उत्तराखंड, उत्तराखंड। यानी ये भी कहाँ पे, उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड से होकर के हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आकर के मिल जाती है। उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर के ये गुजरती है और जाकर के इलाहाबाद में मिल जाती है। और देखते हैं कि यमुना नदी पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं, और गंगा नदी पे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। थोड़ा सा इधर कर ले कैमरा, थोड़ा सा जो कि समस्या है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और बड़ी समस्याएं हैं कि अभी उस सहयोग हमारा चैनल नहीं हुआ है। आपका सहयोग अगर मिले तो डिजिटल बोर्ड की तरफ भी हम भी बढ़ सकते हैं, आपका स्नेह प्यार चाहिए। तो देखते हैं कि कुरुक्षेत्र, यही कुरुक्षेत्र जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो आपको बता दें कि यह यमुना नदी है। लिख देते हैं यमुना नदी, यह यमुना नदी है। यमुना नदी ये जाकर के इलाहाबाद में मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र। उसके बाद आता है यहाँ पे दिल्ली भी आपका यमुना नदी के तट पे ही बसा हुआ है। दिल्ली का नाम सुने होंगे, दिल्ली यमुना नदी के तट पे बसा हुआ। अब प्रश्न पूछता है कि ये शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ, तो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें। दिल्ली के बाद आता है मथुरा, अरे मथुरा वही कृष्ण जी की, और उसके बाद आता है आगरा, जो आगरा का जो ताजमहल है वही आगरा, ये भी यमुना नदी के ही तट पे बसा हुआ है। ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली तो अलग में, ये क्या है, कुरुक्षेत्र में है, ये हरियाणा में है। और यमुनोत्री जो है जहाँ से निकलती है ये उत्तराखंड से है। तो आकर के कहाँ मिलती है, ये आकर के इलाहाबाद में मिलती है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि
जो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी। कौन सी सहायक नदी है, इसे हम मिटाते हैं। इसकी जो सहायक नदी है एक चंबल नदी है, चंबल नदी है जो एमपी से निकलती है, चंबल नदी है जो एमपी से निकलती है। एक सिंध नदी है, सिंधु नहीं, एक सिंध नदी है, ये भी आपकी एमपी से निकलती है। उसके बाद आपका बेतवा नदी का नाम सुने होंगे, तो एक बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी, ये भी एमपी से निकलती है। और एक नदी और आके मिलती है इसमें, केन नदी का नाम सुने होंगे, केन नदी, केन नदी, केन नदी, ये भी आकर के किसमें मिलती है, यमुना में ही मिलती है। तो हमने ये देखा कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, यमुना है। और आकर कहाँ मिलती है, यह आपको इलाहाबाद में मिलती है। और निकलती कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूछ उत्तरकाशी जिला है जो उत्तराखंड से, वहीं से निकलती है, जहाँ से ये निकलती है थोड़ा सा दूर से, बगल से निकलती है। और ये हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर के आकर के इलाहाबाद में आपको मिल जाती है। तो आपने देखा कि ये दाएं तरफ की नदियां हैं, देखिएगा दो तरफ होती है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो ये जो आपका यमुना नदी है वो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि गंगा नदी में बाएं तरफ से कौन सी नदियां मिल रही हैं, तो उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जरा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको रामगंगा नदी मिलती है, और ये मिलती कहाँ पे है, कन्नौज में। सबसे पहले इसमें जो मिलने वाली नदी है, प्रश्न आता है कि गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पहला कौन सी नदी है, यानी जो सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है, तो ये है कौन सी है, रामगंगा नदी। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। अब मिलती कहाँ पे है, ये कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में मिलती है। थोड़ा सा कन्नौज का भी एकदम छोटा सा इतिहास बता दें आपको कि कन्नौज को ही कन्याकुब्ज के नाम से हम जानते हैं, जिसमें आयुध वंश का शासक था। कन्नौज मैं भी मिटा दूंगा, ये कन्नौज है जिसमें आयुध वंश का शासक था। किसका शासक था, आयुध, एक मिनट ऐसे मैं बड़ा बना दूं, ये आयुध वंश का शासन था। कन्नौज को ही कन्याकुब्ज के नाम से जानते हैं। इसमें त्रिपक्षी युद्ध हुआ था, ये थोड़ा सा इतिहास को भी जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। त्रिपक्षी युद्ध हुआ था और 3 जो वंश ने इस पे युद्ध किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश था एक, जो राजस्थान के में है, गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पे युद्ध किया था। एक पाल वंश का भी आप नाम सुने होंगे, पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश भी इस पे आक्रमण किया था। एक राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश। तो हमने देखा कि इस कन्नौज को लेकर के, यानी आयुष वंश का शासक था और त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। इसी कन्याकुब्ज, यानी हम कह सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश मिल करके यहाँ पे युद्ध लड़ा था। मैं बड़ा इतिहास नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी है कि इसमें कन्याकुब्ज का क्या इतिहास रहा, थोड़ा सा मैं आपको बताया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं इतिहास की, बस इतना आपको थोड़ा सा बात आ गई तो मैं बता दिया। तो ये रामगंगा नदी कहाँ पे मिलती है, आकर के मिलती है कन्नौज में मिलती है। उसके बाद आती है गोमती नदी। तो गोमती नदी भी मिलती है आपके, कहाँ मिलती है, गोमती नदी आकर के आपकी वाराणसी में मिलती है। गोमती नदी कहाँ मिलती है, वाराणसी में मिलती है। और प्रश्न आता है गोमती नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो गोमती नदी के तट पे लखनऊ शहर बसा हुआ। कौन सा शहर बसा हुआ, लखनऊ शहर बसा हुआ है। और एक और शहर है जिसका नाम जौनपुर का नाम सुने होंगे, जौनपुर। जौनपुर भी गोमती नदी के ही तट पर बसा हुआ है। और आकर कहाँ मिलती है गोमती नदी, गोमती नदी आकर के वाराणसी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, वाराणसी में मिल जाती है। अब एक और नदी की बात मैं करता हूँ जो बक्सर के थोड़ा सा और आगे मिलती है, आकर के कर्णाली नदी, जो नेपाल से चलती है। ये आकर बिहार में मिलती है कर्णाली नदी। ये सब बाएं तरफ की है, कर्णाली, कर्णाली नदी, इसे नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं।
और इसे हम घाघरा नदी के भी नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा नदी जानते हैं? घाघरा नदी। घाघरा नदी के भी नाम से हम जानते हैं, घाघरा नदी के भी नाम से जानते हैं। और ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकल करके नेपाल होते हुए, यानी हम कह सकते हैं तिब्बत नेपाल होते हुए बिहार के माध्यम से कहाँ पे आ जाती है? ये आपको गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। बक्सर के आगे थोड़ा सा कोई जगह वहाँ पे आकर के मिल जाती है। तो इस फरक्का परियोजना को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। फरक्का परियोजना हुगली नदी और गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहीं पे बनाया गया है। तो हमने देखा कि तिब्बत से निकल के अब एक और नदी आके मिलती है जिसको हम बोलते हैं गंडक नदी। इसको बोलते हैं गंडक नदी, जो आकर के पटना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पटना में मिलती है। इसको हम बोलते हैं गंडक नदी। ये आकर के कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। इसको भी हम, ये भी नेपाल से आती है। गंडक नदी कहाँ से आती है? नेपाल से ही आती है। उसके बाद एक और नदी आती है जिसको कोसी नदी के नाम से जानते हैं। किसको बोलते हैं? कोसी नदी के नाम से जानते हैं, जिसको हम कटिहार में आकर के मिल रही है। कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी ब्लैक में चलाते हैं इसमें। यह है आपकी कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? ये बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। और कोसी नदी भी ये कहाँ से निकली है? तिब्बत से ही निकली है। कहाँ से निकली है? तिब्बत से निकली है। कोसी नदी तिब्बत से निकली है और ये नेपाल होते हुए, नेपाल में सप्तधारा के भी नाम से जानती हैं। यहाँ पे एक 7 नदियाँ आकर के मिलती हैं। नेपाल में 7 नदियाँ एक जगह आकर मिली हैं और उसी को हम सप्तधारा के भी नाम से जानते हैं। नेपाल में से सप्तधारा के नाम से मिली चौकट एक जगह है, वहीं पे आकर के मिलती है। ये गोसाईनाथ की पहाड़ी तिब्बत में भी आता है कि कहाँ से निकली है? तो ये गोसाईनाथ की पहाड़ी है, वहीं से निकली है। हो सकता है कैमरा मेरा काम न कर रहा हो, थोड़ा सा घुमा देते हैं। गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकली है। तो ये तिब्बत। एक और नदी आती है जो सिक्किम से, जिसको सिक्किम से निकल करके आती है, एक महानंदा नदी, आती है महानंदा नदी। यहाँ पे एक नदी आती है महानंदा नदी, वो भी आकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में ही मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि गंगा नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ और गंगा नदी की दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। दाएं तरफ से मिलने वाली एक नदियों का भी मैं सोन नदी की बात करता हूँ, जो पटना के आगे थोड़ा सा जा कर के मिलती है। सोन नदी की बात करता हूँ। ये पटना है और पटना के जगह थोड़ा सा आगे से आगे सोन नदी भी ये गंगा की सहायक नदी है, जो दाएं तरफ से जा कर के मिलती है। तो हमने देखा सोन नदी। एक और है टोंस नदी, जो इलाहाबाद के पास ही जाकर मिलती है। ये टोंस नदी है। टोंस नदी जो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, टेनेसी, अमेरिका की टेनेसी नदी है। टेनेसी मॉडल पे ही दामोदर मॉडल को बनाया गया है। तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि राइट और लेफ्ट से गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर के मिल रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसे कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी नदी के भी नाम से जाना जाता है। अब ये तो बिहार वाला काम खत्म हो गया, अब हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल। तो इसे भागीरथी नदी के भी नाम से ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता है बांग्लादेश में इसे पद्मा के भी नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ, ये बांग्लादेश में हमने इन कर लिया, तो ये पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। जो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में
स्थित है। और इसी सुंदरवन डेल्टा में ही कौन सुंदरवन का निर्माण हुआ है। इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह का अभाव है, तो यहाँ पे लिखते हैं सुंदरवन डेल्टा, इसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी जगह ये है, इसको एरो बना के लाते हैं, ये जगह कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में ही मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति, मैग्रो वनस्पति सुंदरवन डेल्टा में ही पाया जाता है। और इसे पृथ्वी का गुर्दा या किडनी के भी नाम से जानते हैं। इसे हम कह सकते हैं पृथ्वी का गुर्दा या किडनी के नाम से भी हम जानते हैं सुंदरवन डेल्टा को। इसको मैग्रो वनस्पति के भी हम नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, ये बंगाल की खाड़ी से पहले जो आपका डेल्टाई क्षेत्र है गंगा नदी का, यहीं पे पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा। अब इसमें एक और भी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिल रही है। तो इसमें हम देखें, एक नदी आकर के मिल रही है मणिपुर से एक नदी आके मिलती है जिसको हम बाराक बोलते हैं, बाराक नदी। कौन सी नदी आकर के मिलती है, इसी में ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, इसीलिए उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल रही है। यहाँ पे बाराक नदी है, बाराक नदी जो मणिपुर से निकलती है, बाराक नदी मणिपुर से निकलती है और मेघना के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इसलिए जब ये बाराक नदी मिलती है और बाराक नदी के बाद जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे मेघना नदी के भी नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं गंगा नदी में जब बाराक नदी मणिपुर से आकर के मिलती है तो उससे हम किस नदी के नाम से जानते हैं, तो मेघना की नदी के नाम से जानते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मेघना के नाम से गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर के मिलती है पश्चिम बांग्लादेश में तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी नदी के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि आपको मतलब थोड़ा समय तो लगा होगा, इतनी बड़ी सारी जानकारियों के लिए 5 मिनट के लिए संभव नहीं है, तो हमने अथक प्रयास किया है। और आपसे निवेदन है कि मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स करें जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और इतना लाइक करें जिससे कि हम डिजिटल बोर्ड भी ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।